हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मुस्कान पर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। माय नेम इज़ मुस्कान साहू। आई हैव क्वालिफाइड JRF in 2020 with 99.73 percentile in commerce. I have also qualified only NET 2 times in June 2019 and December 2019 respectively, and I have completed my MCOM in 2020. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विथ मुस्कान। अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने वीडियो की PDFs एंड क्विजेस वहीं शेयर करती हूँ। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ चुके हैं। दो बचा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जो आज के वीडियो में मैं कवर करूँगी। उससे पहले सारे के सारे फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू क्या होता है? इररिडीमेबल के लिए इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन NP। रिडीमेबल के लिए क्या होता है? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस RV माइनस NP अपॉन N होली डिवाइडेड बाई RV प्लस NP अपॉन 2। ये कब होगा? जब इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे तो ये फॉर्मूला सही है, लेकिन जब इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे तो एक और फॉर्मूला बनता है क्या? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस RV माइनस NP अपॉन N। 1 माइनस टैक्स रेट यहाँ भी होगा, देन होली डिवाइडेड बाई RV प्लस NP अपॉन 2। यहाँ पे क्या करते हैं? एवरेज लेते हैं कि एक साल में औसतन कितना वो यूज़ कर रहा है पैसा। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैसे निकलता है? इररिडीमेबल के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन NP इजी है, इसमें 1 माइनस टैक्स रेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि डिविडेंड क्या होता है? एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इंटरेस्ट होता है। इररिडीमेबल के लिए तो ये फॉर्मूला है। रिडीमेबल के लिए क्या था? प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV माइनस NP अपॉन N होली डिवाइडेड बाई RV प्लस NP अपॉन 2। अब आते हैं इक्विटी शेयर्स पे। इक्विटी शेयर के लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज थे? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए 6 फॉर्मूला थे। पहला क्या था? डिविडेंड अप्रोच। डिविडेंड अप्रोच इसमें 2 था। एक डिविडेंड अप्रोच, एक डिविडेंड विथ ग्रोथ अप्रोच। ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्मूला था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू D1 अपॉन P0। ग्रोथ के केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। फिर उसके बाद था अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच में क्या था? इसमें भी 2 था। इसमें क्या 2 था? एक तो विदाउट ग्रोथ, एक विद ग्रोथ। तो एक फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू EPS 1 अपॉन P0, और विथ ग्रोथ क्या था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू EPS 1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। रियलाइज्ड यील्ड मेथड था। रियलाइज्ड यील्ड मेथड के थ्रू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकल रहा था? D1 प्लस ब्रैकेट में P1 माइनस P0 होली डिवाइडेड बाई P0। फिर एक था CAPM मॉडल। CAPM मॉडल में रिटर्न हम निकाल रहे थे। कैसे? एक्सपेक्टेड रिटर्न या बोले एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकल रहा था? एक्सपेक्टेड रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला थे। कुल मिला के 6 फॉर्मूलाज हम सीखें किसमें? कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाइए, सारी वीडियोस देखिए, कवर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। लास्ट हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? यहाँ क्या लिखा है? एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ हम देखते हैं कि जो कंपनी में जो सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज़ किए गए हैं उसमें औसतन कितना खर्चा लग रहा है। इसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं क्या? वैक। क्या? वैक।
इट इज एन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है एक्सपेक्टेड बाई ऑल कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल टेकिंग द वेट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल टू द टोटल कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेट के थ्रू निकालते हैं, इसलिए इसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। जितने भी सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज किए गए हैं उन सब का कंपोजिट कॉस्ट निकालते हैं, इसलिए इसे कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। Weighted average cost of capital is the calculation of firm's cost of capital in which each category of capital is proportionately weighted, जिसमें सारे ही source of capital को proportionately weight दिया जाता है। ऑल सोर्स ऑफ कैपिटल इंक्लूडिंग, इसमें सारे सोर्स ऑफ कैपिटल इंक्लूड होते हैं, कॉमन स्टॉक, प्रेफरेंस स्टॉक, बॉन्ड्स, एनी अदर लॉन्ग टर्म डेट है, तो सारे इंक्लूड होंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कैलकुलेशन में। ठीक है, इसमें वेट दिया जाता है। वेट कैसे दिया जाता है? वेट प्रपोर्शन के बेस पे दिया जाता है। जैसे कि हम बोले कंपनी में 100 करोड़ कैपिटल है, कंपनी की 100 करोड़ कैपिटल है, जिसमें से 1:1 के रेशियो में डेट और इक्विटी है, मतलब 50-50% है, 50% डेट है, 50% इक्विटी है। तो 50% डेट, 50% इक्विटी, अगर इनका हम प्रपोर्शन निकालेंगे तो 150 कितना आ जाएगा? 0.50। तो डेट का कितना होगा? 0.50 वेट, और इक्विटी कितना होगा? 0.50 वेट। दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल वेट कितना आएगा? 1 आएगा। तो ऐसे वेट दिया जाता है कि कितना प्रपोर्शन, ओवरऑल कैपिटल का कितना प्रपोर्शन, कितने प्रपोर्शन में डेट है, कितने प्रपोर्शन में इक्विटी है, उसके बेस पे वेट दिया जाता है। देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, उसका मल्टीप्लाई करते हैं किससे? मल्टीप्लाई करते हैं इक्विटी के वेट से। इक्विटी को जो वेट दिया गया है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस कॉस्ट ऑफ डेट का मल्टीप्लाई करते हैं डेट के वेट से। देखिए डेट में अगर कुछ नहीं बोला है तो 1 माइनस टैक्स रेट हमें करना ही है, क्योंकि हम टैक्स एडवांटेज उसमें से निकाल देते हैं। अगर कुछ नहीं बोला है तो, अगर आफ्टर टैक्स बोला है, अगर बोला है कि आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ जो भी कॉस्ट ऑफ डेट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सब आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। आफ्टर टैक्स देने का मतलब है कि डेट में से ये टैक्स वाला पोर्शन निकाल दिया गया है। ठीक है, तब हम 1 माइनस टैक्स रेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर बिफोर टैक्स बोला है तो 1 माइनस टैक्स रेट हम करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? प्रेफरेंस स्टॉक का जो प्रपोर्शन होगा उससे करेंगे। जैसे देखिए हम बोले कि 100 करोड़ था हमारा, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, वैसे क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वो फॉर्मूला इस तरह भी लिखा है, इस तरीके से। देखिए ई क्या है? ई से है इक्विटी, वी से है इक्विटी प्लस डेट। इक्विटी और डेट दोनों को मिला देंगे तो क्या आएगा? टोटल कैपिटल। तो जब हम ये जो इक्विटी है, टोटल इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी, अगर उसको डिवाइड करेंगे टोटल कैपिटल से तो इक्विटी का प्रपोर्शन आ जाएगा, और जब डेट को डिवाइड करेंगे तो डेट का प्रपोर्शन आ जाएगा। तो डेट का आएगा तो उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे डेट के रिटर्न से, कॉस्ट ऑफ डेट से, 1 माइनस टैक्स रेट करेंगे, और इक्विटी के केस में इक्विटी के वेट का मल्टीप्लाई, इक्विटी के प्रपोर्शन का मल्टीप्लाई हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से करेंगे। सेम वही फॉर्मूला है, बस बोलने का तरीका अलग है। एक चीज़ और हमें इसमें बताना था कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 2 मेथड यूज़ करते हैं। एक बुक वैल्यू मेथड यूज़ करते हैं और एक मार्केट वैल्यू मेथड यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? जैसे क्वेश्चन में आपको दिया है कि इक्विटी का बुक वैल्यू है 10 रुपये और उसकी मार्केट वैल्यू है 100 रुपीज़। तो क्वेश्चन में बोलेगा आपको कि मार्केट वैल्यू से क्वेश्चन लगाना है कि बुक वैल्यू से क्वेश्चन लगाना है। दोनों ही तरीके से निकलता है, दोनों तरीके से क्वेश्चन लगते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। मार्केट वैल्यू ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये ट्रू पिक्चर देता है, ये हमें सही पिक्चर बताता है कि एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमारे कंपनी की वैल्यू क्या है, हमारे कंपनी में जो इक्विटी है, डेट है, उनकी कितनी कॉस्ट है। ठीक है, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। और बुक वैल्यू जो बुक में दिया हुआ है,
मार्केट वैल्यू, किसी शेयर की मार्केट वैल्यू कब इंक्रीज होती है? देखिए जैसे रिलायंस का शेयर है, तो रिलायंस का शेयर की बुक वैल्यू 450 है और उसकी मार्केट वैल्यू है 1500। ठीक है, सपोज करिए कि रिलायंस कंपनी है, उसकी बुक वैल्यू है 450, मतलब कि जब वो इशू किया गया था तो 450 उसकी वैल्यू थी और अब मार्केट में उसकी वैल्यू 1500 हो गई। ये कैसे हो गई? कैसे वैल्यू बढ़ गई? अपने आप बढ़ जाती है? नहीं। कैसे बढ़ती है? रिजर्व्स एंड सरप्लस की वजह से बढ़ती है। किसकी वजह से? रिजर्व्स एंड सरप्लस की वजह से। देखिए कंपनी को जब अर्निंग होती है, जैसे कंपनी की अर्निंग थी 100, कंपनी ने उसमें से 40 रुपए डिविडेंड इशू कर दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 60 रुपए रिटेन करके रख लिया। तो ये रिटेन करके कहाँ रखेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में रखेगा। ये किसका पैसा? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही तो पैसा है। जब हमारा रिजर्व इंक्रीज होता जाएगा, मतलब कि हमारे शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हमारे शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो 60 रुपए हम रिजर्व करके रख रहे हैं, जो रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा है, वो किसका पैसा है? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है। तो जैसे जैसे हमारे कंपनी का रिजर्व बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे कंपनी के शेयर्स की वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी। अब कल को हम 450 देने को तैयार थे शेयर्स के लिए, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि उसका रिजर्व 100 करोड़ का है, तो हम एक शेयर के लिए 1500 देने के लिए भी तैयार होंगे मार्केट में। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस में ये 100 करोड़ है, ये 100 करोड़ शेयर होल्डर्स का ही है। आज नहीं तो कल शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा। तो मार्केट वैल्यू किसके बेस पे डिसाइड होती है? रिजर्व एंड सरप्लस के बेस पे इंक्रीज होती है। जितना ज्यादा रिटेन करके रखेगा कंपनी, जितना ज्यादा रिजर्व एंड सरप्लस होगा कंपनी में, उतना ही ज्यादा वैल्यू होगी कंपनी के शेयर्स की। ठीक है, ये मेरा बताने का मोटिव क्या था, इसके थ्रू क्या बताना चाह रहे थे कि जब मार्केट वैल्यू मेथड यूज करते हैं तो रिजर्व्स एंड सरप्लस को नहीं लेते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस को इंक्लूड नहीं करते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस में। जबकि जब बुक वैल्यू मेथड यूज करते हैं तो हम रिजर्व्स एंड सरप्लस को लेते हैं। क्यों? अब ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू में रिजर्व एंड सरप्लस का वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। रिजर्व एंड सरप्लस की वजह से ही मार्केट वैल्यू ज्यादा दिखा रहा है बुक वैल्यू से। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो रिजर्व एंड सरप्लस की वजह से है। तो रिजर्व एंड सरप्लस का वैल्यू तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो हम अलग से इसको क्यों लिखेंगे? जबकि बुक वैल्यू में हम रिजर्व एंड सरप्लस को इंक्लूड करते हैं। जब हम कॉस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो सोर्स ऑफ फाइनेंस में रिजर्व एंड सरप्लस को भी लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया होता है तो इसको भी इंक्लूडेड करते हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू के केस में इसे इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू में जो इंक्रीज हुआ है वो रिजर्व एंड सरप्लस की वजह से ही होता है। जनरली मार्केट वैल्यू मेथड ही यूज किया जाता है। मार्केट वैल्यू बेस्ट है, हालांकि ये लगातार चेंज होता रहता है, लेकिन ये बेस्ट पिक्चर दिखाता है कंपनी को एक्चुअल में कितना कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है औसतन। अब देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ कंपनी का सोर्स ऑफ फंड दिया है, पहले ये पढ़ते हैं। अ फर्म हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फर्म का ये कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है। फर्म ने किस किस सोर्स से कैपिटल लेके रखा है। आफ्टर टैक्स कॉस्ट दिया है, यहाँ पे आफ्टर टैक्स मेंशन कर दिया है। तो डेट के केस में हमें 1 माइनस टैक्स रेट करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर टैक्स बोला है, इसका मतलब टैक्स वाला ट्रीटमेंट उसमें से कर लिया गया है। फॉर द डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड यूज्ड, डेट है, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी है, रिटेन अर्निंग है। कितना है? 15 लाख का डेट है, 12 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी है 18 लाख का, रिटेन अर्निंग है 15 लाख का, पूरा मिला के 60 लाख है। ठीक, अब देखिए प्रपोर्शन कैसे निकला है। 60 लाख, अगर हमें डेट का प्रपोर्शन निकालना होगा, या हम बोले डेट का वेट, इसको आप वेट भी बोल सकते हैं। अगर हमें डेट का वेट निकालना होगा, वेट देना होगा डेट को, तो कितना देंगे? 15 लाख है, अगर 15 लाख को हम टोटल 60 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25 ही तो आएगा। अगर हम 12 लाख को डिवाइड करेंगे 60 लाख से तो कितना आएगा? 20 ही तो आएगा। ये देखिए 100 में दिया है, आप चाहे तो इसको 1 में भी लिख सकते हैं, ऐसे 2.5, 2, 3, 2.5 ऐसे, तब आपका टोटल 1 आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रपोर्शन तो सब इक्वल है, हम इसको 2.5 लिखें या 25 लिखें। ठीक है, तो प्रपोर्शन को ही क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन को ही वेट बोलते हैं।
अब ये देखिए आफ्टर टैक्स कॉस्ट दिया हुआ है 5% डेट का कॉस्ट है, 10% प्रेफरेंस शेयर का है, 12% इक्विटी का है, 11% रिटेन का है। अब कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या था, जो वेट है उसका मल्टीप्लाई हमको मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉस्ट से करना है। देखिए वेट कितना है 25, इसका मल्टीप्लाई कर दिए 5 से तो कितना आ गया 1.5%। ये 25% का मल्टीप्लाई किए 5% से तो कितना आ गया 1.25%। ये देखिए परसेंटेज में दिया है, ये परसेंटेज में दिया है 25%, 20%, ये परसेंटेज में दिया है। अगर आपको परसेंटेज में नहीं निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 2.5, 2, 3, 2.5 ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं वेट। ठीक है, वेट निकालने का मतलब क्या है कि प्रपोर्शन निकालना है हमको। ठीक है, प्रपोर्शन निकालना है कि ये जो सोर्स ऑफ फंड है वो किस किस प्रपोर्शन में कौन सा सोर्स ऑफ फंड यूज किया गया है। यहाँ देखिए 20 का मल्टीप्लाई किए हैं 10 से, यहाँ 30 का मल्टीप्लाई किए हैं 12 से, यहाँ 25 का मल्टीप्लाई किए हैं 11 से। तो ये देखिए परसेंटेज आ गया कितना 9.60। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ गया, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया 9.60। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया 9.60। तो ऐसे निकलता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इजी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, इतना सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं होगा, ये सिर्फ हम समझाने के लिए लिए। एग्जाम में सिंपली क्या करिएगा, वेट निकालिएगा, ये रेट दिया ही होगा आपको, बस आपको वेट कैलकुलेट करना है और रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर करके ऐड करके आंसर ला दीजिए। ये देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जैसे कॉस्ट ऑफ डेट है 6%, उसमें से हमें बोला नहीं है कि आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स है, तो 30% टैक्स एडवांटेज माइनस करेंगे हम। 6% 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 1 माइनस 30 करेंगे, 1 माइनस 0.3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.2% आ जाएगा। अब ये कॉस्ट ऑफ डेट आ गया, उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्रपोर्शन ऑफ डेट से। डेट का प्रपोर्शन कितना है 25% है, तो 25% निकालेंगे 4.2% का तो कितना आएगा 1.05%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%, उसका मल्टीप्लाई करेंगे इक्विटी के प्रपोर्शन से 75% से। 15% का निकाले हम 75% तो कितना है 11.25%, और दोनों को ऐड कर दिए तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ गया 12.3%। औसतन हमें कितना कॉस्ट पड़ेगा 12.3%। तो ऐसे निकलता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का मेन मकसद यही होता है कि हमें औसतन पता चल सके कि औसतन हमारा कितना कॉस्ट लग रहा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हम लगा रहे हैं। जो हम सोर्स ऑफ फाइनेंस लेकर आए हैं उसमें हर 100 रुपए पर हम कितना कॉस्ट दे रहे हैं। जैसे 12.3% है तो इसका मतलब क्या है, हर 100 रुपए पर कितना खर्चा हो रहा है 12.3 रुपए खर्चा हो रहा है। ठीक है, ये निकालने के लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज किया जाता है कि औसतन कितना कॉस्ट लग रहा है। जितना ज्यादा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा उतना ही कंपनी की वैल्यू कम होगी। क्यों, क्योंकि आप ही सोचिए अगर हम पूरा का पूरा 100 रुपए है वो हम अर्न कर रहे हैं और अर्न करने के बाद मैक्सिमम हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, मैक्सिमम हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, इंटरेस्ट में चल जा रहा है, तो डिविडेंड में चला जा रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, ये सब में चला जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारा कॉस्ट में ही लग जा रहा है। तो क्या हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी शेयर की, मार्केट में हमारे कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होगी? नहीं, कंपनी की वैल्यू कब इंक्रीज होगी, जब कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। और कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कब इंक्रीज होगी, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू तब इंक्रीज होगी जब कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज होगा। और ये रिजर्व एंड सरप्लस कैसे इंक्रीज होगा, रिटेन्ड अर्निंग से इंक्रीज होगा। तो जितना कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा उतना ही ज्यादा वैल्यू ऑफ द फर्म होगी, और जितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा उतना ही कम होगी वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर कंपनी को अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है, अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज करनी है, तो कंपनी को अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना होगा। अब यहाँ पे जैसे
जैसे हम बोले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9.60 है, ठीक है। औसतन कंपनी को इतना परसेंट 100 रुपए पर इतना खर्चा करना ही करना है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी को अर्न करना पड़ेगा, कम से कम कंपनी की अर्निंग 9.6% तो होनी ही चाहिए, कम से कम इतनी होनी ही चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो कंपनी फिर तो जान ही रहे क्या होगा, कंपनी एकदम बंद होने कगार पे आ जाएगी कुछ दिन बाद। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होगी, कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज होंगे, ठीक है, क्योंकि कंपनी इतना देने के बाद बाकी पैसा तो रिजर्व करके रखेगी। इसलिए बोलते हैं कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है तो वैल्यू ऑफ द फर्म कम होगी, अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है तो वैल्यू ऑफ द फर्म ज़्यादा होगी। ऐसे निकलता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखिए कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये लास्ट है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, अर्निंग का वो पार्ट जो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट न करके कंपनी रिटेन करके रख लेती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, ठीक है। सपोज करिए 100 रुपए में से 10 रुपए कंपनी ने डिविडेंड दिया और 90 रुपए रिटेन करके रख लिया। तो ये 90 रुपए जब कंपनी रिटेन करके रखेगी तो शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि ये जो हमारा पैसा है ये 90 रुपए वो हमें चाहिए, हमें चाहिए, तुम हमें दो। और एक ही शर्त पे हम ये पैसा नहीं मांगेंगे, जब जो हम इस पर रिटर्न कमा सकते थे उससे ज्यादा तुम रिटर्न कमाओ। मतलब कि हम जैसे हम शेयर होल्डर हैं, ठीक है, हम शेयर होल्डर हैं, आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो आप हमें 10 रुपए डिविडेंड दिए। हम बोले कि आप 100 रुपए कमाए, हमें 10 रुपए क्यों दिए, तो आप बोलेंगे कि क्योंकि हम 90 रुपए रिजर्व करके रखेंगे। हम बोलेंगे नहीं, आप एक ही शर्त पे इसे रिजर्व करके रख सकते हैं जब आप हमसे ज्यादा रिटर्न कमा रहे हो। मतलब कि अगर हम ये जो 90 रुपए है कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम 6% की रेट से कमा रहे हैं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में और अगर आप 10% कमा रहे हैं, 7% कमा रहे हैं, 8% कमा रहे हैं, हमसे ज्यादा कमा सकते हैं इस पैसे पर, तो आप इसे रिटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा बोलते हैं शेयर होल्डर। इसलिए कंपनी क्या करेगी, कंपनी कैलकुलेट करती है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कितना आ रहा है। मतलब कि शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कि अगर शेयर होल्डर कहीं इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो कितना अर्न करते हैं, ठीक है, वो हम निकालते हैं इसमें। इसलिए निकालते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि जैसे हम ये जो 90 रुपए था, ये जो 90 रुपए था हम शेयर होल्डर्स को न देकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। अगर हम शेयर होल्डर्स को देते हैं तो वो 6% की रेट से इस पे रिटर्न कमा सकते थे, तो ये रिटर्न तो चला गया, तो ये जो 6% का रिटर्न था वो क्या हो गया, वो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हो गया, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, क्योंकि ये कंपनी छोड़ दी, ये कंपनी सेक्रीफाइस कर ली। किस लिए, इसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर दी 90 रुपए, इस वजह से ये 6% उसे सेक्रीफाइस करना पड़ा, उसके शेयर होल्डर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा, इसलिए इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। यही होती है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। लाइक अनदर सोर्स ऑफ फंड, रिटेन अर्निंग इन्वॉल्व कॉस्ट, रिटेन अर्निंग में भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। कौन सी कॉस्ट, इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ऑफ डिविडेंड फॉरगोन बाय द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर अपने से इन्वेस्ट करके कमा सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो शेयर होल्डर रिटेन मतलब ये शेयर होल्डर्स ही तो ओनर होते हैं, शेयर होल्डर तो ओनर होते हैं। अगर इन्हें हम डिविडेंड दे देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इसे कहीं इन्वेस्ट करके कमा सकते थे, वो कमाई, वो रिटर्न हमें छोड़ना पड़ा, शेयर होल्डर्स को हमारे छोड़ना पड़ा। क्यों, ताकि वो पैसा अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर ले। अपने कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से हम ये 6 रुपए जो छोड़ दिए वही क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट। ये देखिए कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल होती है। अगर इफ देयर इज एनी इंफॉर्मेशन ऑन पर्सनल टैक्स, अगर यहाँ पर कहीं भी पर्सनल टैक्स दिया हो, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हो कि जो शेयर होल्डर्स
अर्न कर रहे थे, अर्न करते हैं, या हम बोले ये क्या है, ये शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है कि रिटेन अर्निंग अगर उनको दे दी जाती तो वो कम से कम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के इतना तो अर्न कर ही लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग किसके इक्वल होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल होती है। अगर टैक्स दिया हुआ है, अगर ये जो इनका रिटर्न है वो टैक्सेबल है, वो ऐसे जगह इन्वेस्ट किए हैं जहां पर उन्हें टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो उसके लिए ये कैसे निकलेगा, KE 1 माइनस टैक्स रेट, जैसे हम डेट में निकालते हैं। ठीक है, अगर कोई फ्लोटेशन चार्जेस है, ब्रोकरेज है, तो वो भी माइनस होगा इसमें से। ठीक है, तो ऐसे निकलता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग किसके इक्वल होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल होता है। ये शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है कि अगर हमें ये पैसा दे दिया जाता है तो कम से कम हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इतना तो कमा ही लेते हैं, जितना आपके कंपनी में रह के कमा रहे हो उतना तो कमाते हैं हम, अगर आप हमें दे देते हैं तो। लेकिन अगर ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट किया है जहां पर उसे क्या मिल रहा है, टैक्स एडवांटेज मिल रहा है, जैसे डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है या बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, तो उस केस में ऐसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग 1 माइनस टैक्स रेट, जो टैक्स एडवांटेज है वो माइनस करने के बाद जो आएगा वो होगा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये देखिए यहाँ पर KE है, यहाँ पे भी KE है, यहाँ दोनों जगह KE क्यों है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है हमारे शेयर होल्डर्स की कि कम से कम इतना तो कमाएंगे ही हम। ठीक है, जितना हम इक्विटी शेयर होल्डर्स पे कमा रहे हैं उतना तो हम कमाएंगे ही। इन केस अगर वो डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट पे उनको टैक्स लगेगा, टैक्स एडवांटेज मिलेगा, कंपनी को मिलेगा, उस वजह से टैक्स को माइनस करने के बाद जो आएगा वो होगा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का दो ही फॉर्मूला है, एक ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल है, और एक ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1 माइनस टैक्स रेट। तो ऐसे निकलता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अगर कोई ब्रोकरेज है, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो वो माइनस हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।